ओके गाइज, अब हम देखेंगे एक ऐसी न्यूज़ जो कि इस पूरे हफ्ते न्यूज़पेपर में रही है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी न्यूज़ होगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारा देश भारत किस तरह से अपने वर्चस्व को स्थापित कर रहा है, किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसका एक झलक यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए कहानी को बिल्कुल जीरो से समझेंगे और इस न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि आपके जीएस पेपर 2 यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज़ है और न्यूज़ का नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। और साथ में हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं गाजा वॉर से। पहला सवाल मेरा आप लोगों से है, क्या आपको इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में कुछ जानकारी है? क्या आपको ध्यान आ रहा है कि ये बात मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ? लगभग 3 महीने पहले यही सेम टॉपिक मैंने आपसे कवर किया था, बस उस समय पर ये पॉइंटर हमने कवर नहीं किया था, सिर्फ इस कॉरिडोर का डिस्कशन किया था। चलिए अब जितने बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मैं आपको पूरी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। देखो, इंडिया हमारा देश भारत, मिडिल ईस्ट ये है मिडिल ईस्ट कंट्रीज, यूरोपियन यानी कि यूरोप, इकोनॉमिकल यानी कि व्यापार के लिए, और कॉरिडोर का मतलब गलियारा है ना, यानी कि भारत, इंडियन मिडिल ईस्ट कंट्रीज और साथ में यूरोप, तीनों मिलकर क्या करने वाले हैं? कनेक्ट होने वाले हैं, एक गलियारा बनाने वाले हैं, एक कॉरिडोर बनाने वाले हैं। ये ऐसा कॉरिडोर होगा जो कि इकोनॉमिकल पीओवी से स्ट्रेंथ रखता होगा, महत्वपूर्ण होगा, है ना। ऐसे गलियारे को हम लोग इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिकल कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, ये वही कॉरिडोर है जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2023 में कर दी गई थी। अक्टूबर 2023 ये वो समय है जब इस गलियारे पर काम शुरू किया गया था। लेकिन आपको ध्यान होगा ये सेम वही टाइम है जिस समय पर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, ये था गाजा कॉन्फ्लिक्ट, है ना। और जो ये गाजा वॉर शुरू हुआ था, जो कि कहाँ का रीजन है आपको पता ही होगा कि गाजा हमारा मिडिल ईस्ट कंट्री में पड़ता है, मिडिल ईस्ट रीजन में पड़ता है ना। किस में पड़ता है? मिडिल ईस्ट रीजन में पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या हुआ? डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। और ये डिस्टरबेंस आज के समय पर यानी कि 2025 तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिस कॉरिडोर को हम लोगों ने 2023 से 25 के बीच में कंप्लीट करने का एक प्लान बनाया था, ये इस समय पर ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये एक बड़ी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। अब हम चीज़ों को समझेंगे किस तरह से ये इकोनॉमिकल कॉरिडोर हमारे देश भारत के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में यूरोपियन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में इसका बनना इतना ज़रूरी क्यों है और कौन से ऐसे हालात हमारे खड़े हो गए हैं जिसकी वजह से हम इस कॉरिडोर को आज के समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और भविष्य में भी लंबे अरसे तक ये उम्मीद की जा रही है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये IMEC यानी कि इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिकल कॉरिडोर ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग इस कॉरिडोर की तरफ नजर डालेंगे, फिर मैं आपको गाजा वॉर के बारे में बताऊंगी, फिर मैं मिडिल ईस्ट की कंडीशन बताऊंगी जिसकी वजह से आज के समय पे हम इस कॉरिडोर को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखो, ये है हमारा देश भारत। थोड़ा सा आप ईस्टर्न साइड की तरफ चलोगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर आपका क्या पड़ता है? मिडिल ईस्ट कंट्री पड़ती है ना। ये वो मिडिल ईस्ट कंट्री हैं जिनसे हमारी ट्रेडिंग काफ़ी बेहतर चलती है, यानी कि हम अपनी एनर्जी के लिए पूरी तरह से मिडिल ईस्ट कंट्री पर निर्भर हैं और हमारा व्यापार यहाँ से काफ़ी अच्छा चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मिडिल ईस्ट से थोड़ा और आगे बढ़ें तो आप देखोगे कि हम यूरोप पहुँच जाते हैं, है ना। मतलब अगर हम देखें, भारत की तरफ देखें तो भारत के जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे कुछ पोर्ट हैं जिनकी मदद से हम बाहरी देशों से व्यापार करते हैं, जैसे कि मुंबई का पोर्ट हो गया, गुजरात का पोर्ट हो गया। ये 2 सबसे बिजी और महत्वपूर्ण पोर्ट हैं जहाँ से हम मिडिल ईस्ट कंट्री जो कि हमारे पास पड़ती है, हम बड़ी आसानी से गल्फ रीजन में जाके गल्फ कंट्रीज के साथ में अपने ट्रेडिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं यूरोप के बारे में तो हमारे पास यूरोप के साथ में कोई भी बेहतर कनेक्टिविटी नहीं है।
और बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से हम अपने व्यापार को इसके साथ नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप आंकड़ों पर नजर डालोगे कि ये रास्ता इतना कठिन होने के बाद भी, देखो जब हम भारत से यूरोप जाया जाता है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप इंडिया से पहले दुबई जाओ और फिर दुबई से यूरोप जाओ। दूसरा रास्ता क्या है कि आप बाहर के रास्ते आओ, है ना, शिप, पानी के रास्ते, कुछ इस तरह से बाहर से, जिसे हम लोग बोलते हैं सुएज नहर के रास्ते, आप भारत की तरफ आ जाओ, ठीक है। लेकिन गाइस ये रास्ता बहुत बड़ा है, बहुत लंबा रास्ता है, पूरे महीने इसमें ट्रैवल करने में लग जाते हैं, समुद्री यात्रा है, रास्ता है, और साथ में ये वो क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे गरीब कंट्रीज भी हैं, है ना। यहाँ पर बहुत लूटपाट भी होती है जिसकी वजह से भारत को नुकसान होगा, भारत अपनी ट्रेडिंग को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, एक बड़े नुकसान को झेलेगा। सीधे शब्दों में बोला जाए तो ये वाला जो हमारा रास्ता है ये काफी कठिन रास्ता है ना, और जिसकी वजह से हमारी ट्रेडिंग पर एक बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर हम चाहें कि अपने भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापार है, जब इतने कठिन रास्ते के होने के बाद भी हमारा व्यापार इतना ज्यादा हो रहा है, आपको पता होगा कि यूरोपियन कंट्रीज में का जो फैशन मार्केट है वो इंडिया का जाना माना मार्केट है, यानी कि भारत में यूरोपियन फैशन को काफी अपनाया जाता है। और इसी वजह से अगर हम ट्रेडिंग की तरफ नजर डालें, हम डेटा की तरफ नजर डालें, तो इतना टफ रास्ता होने के बाद भी इंडिया के यूरोप के साथ में ट्रेडिंग काफी बेहतर है। जब हमको ये चीजें सीधे दिखाई दे रही हैं कि भारत के मार्केट का यूरोपियन मार्केट की तरफ एक बड़ा अट्रैक्शन है, तो ऑब्वियसली हमें एक कॉरिडोर बनाने की जरूरत पड़ेगी ही, जिससे कि हम इस ट्रेडिंग को बढ़ा पाएं, हम अपनी कनेक्टिविटी को बना पाएं, जिससे कि भारत के लोग यूरोप जा पाएं और यूरोप के लोग भारत आ पाएं, और साथ में अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स को हम बढ़ा पाएं। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरी बात समझो, अभी तक क्या हो रहा है कि हम जब यूरोप के साथ में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट कंट्री की मदद ले रहे हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट कंट्री के पोर्ट्स जो हैं वो हमारे बीच रास्ते में एक सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं। हमारे पास खुद का कोई भी अभी तक कोई कॉरिडोर नहीं है जिससे कि सीधे हम उस ट्रैक को पकड़ के अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाए, जिसकी वजह से आज के समय में भारत का स्विट्जरलैंड के साथ में बिल्कुल ना के बराबर रिश्ता है। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ में अपने रिश्तों को सुधार करने के लिए, अपने रिश्तों को बनाने के लिए और साथ में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत को एक कॉरिडोर की आवश्यकता है। और इसीलिए अब भारत क्या कर रहा है, 2023 से इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर को बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको ध्यान होगा इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बनाने का जो प्लानर है ये G20 में शुरू किया गया था। G20 में इस बात को, नई दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ था, उस समय पे भारत ने ये प्लानर रखा था कि हम अपने देश भारत को यूरोप के साथ में एक कॉरिडोर से जोड़ना चाहते हैं और जिसके लिए कुछ देश मिलकर इस कॉरिडोर को बनाने का काम करेंगे। अब सुनो मेरी बात, हुआ क्या है, ये जो चर्चा G20 के टाइम पर हुई थी उसमें भारत ने कई सारे ऐसे देश जो कि उस रास्ते में पड़ते हैं या फिर कॉरिडोर के रास्ते में पड़ेंगे, उनके साथ मिलकर इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बनाने की बात की थी। और अभी हाल ही में उसी कॉरिडोर के ठंडे बस्ते में चलने की वजह से इस मामले को फिर से डिस्कस किया गया है कि भाई अब बहुत लंबा समय हो गया है, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर के काम को फिर से शुरू किया जाए। देखो अगर हम बात करें इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर के बारे में, तो ये किस चीज के लिए बनाया जा रहा है, ट्रेडिंग के लिए, एनर्जी के लिए, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगी क्या है डिजिटल कनेक्टिविटी। थ्रू गाजा कॉन्फ्लिक्ट कॉज डिले, है ना। हम जो इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बना रहे थे, हमारा फोकस था कि हम अपने ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे, हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर आएंगे और साथ में दूसरे देशों के साथ में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। लेकिन जब ये इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर के दौरान जिस समय ये बनाया जा रहा था, उस समय पर मिडिल ईस्ट कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। आपको ध्यान होगा इजराइल और गाजा का एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसकी वजह से ये मामला पूरी तरह से शांत हो गया था और इस कॉरिडोर पर काम नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय पे मिडिल ईस्ट कंट्री के जितने भी पोर्ट थे वो बिजी हो गए थे। हमें ये भी पता होगा कि जो हमारा IMEC है, यानी कि ये कॉरिडोर है, इसको बनाने के लिए भारत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है? आपको पता होगा 2 पोर्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, एक UAE का जेबल अली पोर्ट और दूसरा इजराइल का हाइफा पोर्ट। ये वो 2 पोर्ट हैं जो कि अब हमारे माल को उतारने के लिए और इस कॉरिडोर को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन ये वही पोर्ट है, हाइफा पोर्ट, जहां
जहां पर इस समय पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल गाजा के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, जिसकी वजह से ये पोर्ट बिजी है और हमारा काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब जब काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो हम अपने फर्स्ट हाफ को तो बना पा रहे हैं, लेकिन सेकेंड हाफ पर काम नहीं कर पा रहे हैं। अब मामला ये आता है कि अगर कंडीशन ऐसे ही चलती रही, मिडिल ईस्ट कंट्रीज यानी कि गल्फ क्षेत्र में अशांति स्थापित रही, तो हमारा कॉरिडोर कैसे बनेगा और हमारा जो लक्ष्य है हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो इसका उद्देश्य है और जो इसकी शुरुआत है वो कहां से हुई थी। मैंने अभी आपको बताया था कि G20 समिट जो कि नई दिल्ली में 2023 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पर भारत ने इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बनाने की बात की थी। पार्टनरशिप की अगर बात करें तो इसी G20 के समय पर इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएस, इजराइल, जॉर्डन, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इसमें भागीदारी की है और इसको बनाने का जिम्मा अपने सर पर लिया है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो ये हमारा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसको बनाने का क्या तरीका है और किस तरह से बनाया जाएगा। देखो, इस कॉरिडोर के 2 पार्ट देखे गए हैं, यानी कि ये प्लान किया गया है कि जब इस पोर्ट को बनाया जाएगा, इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा तो 2 भागों में बनाया जाएगा। ठीक है, कौन से 2 भाग हैं? सबसे पहला भाग हमारा है कि भाई हम कैसे भी करके पहले भाग को बना लें, यानी कि फर्स्ट पॉइंटर को बना लें। पहला पॉइंटर कौन सा है? ये है पहला भाग, इस कॉरिडोर का पहला भाग, जिसे हम लोग पूर्वी खंड के नाम से या फिर ईस्ट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ईस्ट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। और दूसरा आपका भाग है जो कि आपका मिडिल ईस्ट से यूरोप की तरफ जाता है, इसे हम लोग कौन से भाग के नाम से जानते हैं? वेस्ट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, है ना। ध्यान रखना, ये 2 कॉरिडोर हैं जिसको एक एक करके बनाया जा रहा है। अब हमको ये बात पता है कि जो दूसरा वाला भाग है उसमें इजराइल आ जा रहा है। तो जब इजराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इस कॉरिडोर पर हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यूएई के जाविल अली एयरपोर्ट की मदद से हम अपने इस गल्फ रीजन के कॉरिडोर को पूरा कर सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम पहले इस फर्स्ट पार्ट पर फोकस करें, जिससे कि जो ट्रेडिंग हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ में कर रहे हैं हम उसको डिस्टर्ब ना करें और वो आसानी से हो पाए। क्यों? क्योंकि हमारा जो एनर्जी का रास्ता है या फिर जो हमारी एनर्जी है, हम पूरी तरह से किस पर डिपेंड है? गल्फ कंट्रीज पर डिपेंड है। गल्फ कंट्रीज का जो भी हमारा ट्रेडिंग होता है, जो भी हमारे शिप्स जाते हैं, कहां से जाते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाते हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि छोटी सी नेक है जहां पर जाकर शिप फंस जाते हैं, महीनों भर फंसे रहते हैं, कई बार लूटपाट हो जाती है और जिसकी वजह से उसका सीधा प्रभाव हमारे भारत पर देखने को मिलता है, जिससे तेल और डीजल के दामों पर सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। आपको ये भी पता होगा कि जो सऊदी अरेबिया है, जो यूएई है, ये वो 2 आपके रीजन्स हैं जहां पर हमारा देश भारत एलपीजी के लिए निर्भर है, यानी कि जो हमारे घर में एलपीजी गैस आती है उसकी पाइपलाइन कहां से डाली जा रही है? यूएई से और सऊदी अरेबिया से, यानी कि सीधा सप्लाई भारत में यहां से एलपीजी को किया जा रहा है। मतलब एक एनर्जी का बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज के हाथ में है, जिसके भरोसे हमारा देश भारत अपना काम कर रहा है। तो इस वाले मार्केट को भी अगर हम पूरी तरह से कैप्चर करके चलें, इस कॉरिडोर को भी अच्छे से बना लें, तो हम अपने आधे इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा पाएंगे। क्लियर? अब सुनो जरा, इतनी बात मैंने आपको बता दी। सबसे पहले हमने आपको ईस्टर्न लेग के बारे में बताया, ईस्टर्न कॉरिडोर के बारे में बताया। ये ईस्टर्न कॉरिडोर कहाँ पर पड़ता है? इंडिया का ये वेस्ट पोर्ट है। सही बात है। अगर हम इधर देखें तो आपको सामने से देखने में क्या लग रहा है कि इंडिया का वेस्ट पोर्ट है, लेकिन इसका मिडिल ईस्ट का कौन सा है? ईस्टर्न पोर्ट है। समझ में आया? तो वही चीज बोला जा रहा है कि जो इंडिया का वेस्टर्न और यूएई का ईस्टर्न पोर्ट है वो हमारा पहला भाग है, पहला कॉरिडोर है। कौन सा? इसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड इजराइल पोर्ट आपकी मदद करने वाले हैं। वहीं पर अगर हम पश्चिमी की बात करें, वेस्टर्न पोर्ट की बात करें, मतलब यहां से इधर की बात करें, तो जो इजराइल है ना, इजराइल के पोर्ट की हम मदद लेने वाले हैं, है ना। तो देखो, इजराइल का पोर्ट क्या करेगा? हम यहाँ पर शिप की मदद से इटली पहुंचेंगे, ग्रीस पहुंचेंगे और फिर ग्रीस की मदद से यूरोप पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ रेलवे लाइन। आपको पता होगा कि पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड किसी की रेलवे लाइन है तो वो है वो है यूरोप।
तो जब यूरोप की रेलवे लाइन इतनी सिस्टमेटिकल है, इतनी डिसिप्लिन्ड है, तो हम उसकी मदद क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। इसी वजह से इटली से यूरोप के बीच में जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो रेलवे लाइन के बेस बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, हाइफा पोर्ट की हम मदद ले रहे हैं, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? इजराइल में पड़ता है। और आपको पता है कि इस टाइम इजराइल की जो कंडीशन है सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट अगर जोन है तो वो इजराइल वाला सेक्शन है। अब जब इजराइल वाले सेक्शन में इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो क्या हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न कॉरिडोर है, इसको पूरा करना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से अब ये मामला चिंता का विषय बन गया है। देखो बच्चे, ये पिक्चर में आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम अपने कॉरिडोर को दो तरह से बना सकते थे। एक तो रेड सी से होता हुआ हम चले जाएं इंडिया की तरफ, है ना, जो कि कैसा आज के समय में हम इसी रास्ते को तो अपनाते हैं। ये वो रास्ता है जो कि जहां पे शिप फंस जाते हैं और कई बार लूटपाट हो जाती है, जिसका इम्पैक्ट भारत के व्यापार पर देखने को मिलता है, भारत के दाम पर देखने को मिलता है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर हमको यूरोप कंट्रीज में व्यापार करना है तो हम बाहर आए, अटलांटिक ओशियन के रास्ते से आए, बाहर घूमते हुए, सुएज नहर से होते हुए और भारत की तरफ आ जाए, है ना। तो एक हमारे पास ये रास्ता है, पर आप देखो जरा ये रास्ता कितना बड़ा है, यानी कि ये साफ तो है, यानी कि यहाँ पे शिप आसानी से चल तो पाएंगे, लेकिन ये इतना दूर रास्ता है, इतना बड़ा रास्ता है कि आधा समय तो कहना चाहिए हमारी एनर्जीज को, हमारे प्रोडक्ट को लाने और ले जाने में ही पैसा बर्बाद है ना। यानी कि काफी महंगा पड़ता है इस रास्ते से जाना। इसी वजह से अक्सर हम रेड सी वाले रास्ते को कवर करके ही अभी तक कहना चाहिए बिजनेस कर रहे हैं। और अब हम क्या चाह रहे हैं कि रेड सी वाले रास्ते को इग्नोर किया जाए, क्योंकि एकदम नेक लाइन जैसा रास्ता है। हम अपना एक कॉरिडोर मिडिल ईस्ट से होकर निकालें, जिससे कि बड़ी आसानी से 15 से 20 दिनों के अंदर अपने व्यापार को आगे ले जाया और बढ़ाया जा सके। ठीक, चलिए अब की कंपोनेंट्स की तरफ नजर डालते हैं कि इस पूरे कॉरिडोर के की कंपोनेंट्स क्या हैं। पहला है कि हम हाई स्पीड रेलवे लाइन चलाना चाहते हैं। कहाँ पे? अरेबियन पेनिसुला में। वहीं पर ग्रीन एनर्जी की पाइपलाइन डालना चाहते हैं। आपको पता होगा उसके लिए मदद कौन कर रहा है? सऊदी अरेबिया और यूएई इंडिया की मदद कर रहे हैं। वहीं पर अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यह भी पता होगा कि जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर लाइन है, जिसे हम लोग ब्लू सी सब सी केबल के नाम से जानते हैं, उसे अटलांटिक ओशियन से होते हुए सुएज नहर वाला जो सेक्शन है, यानी कि पूरा जो साउदर्न नीचे ओशियनिक सेक्शन है, वहां पर बिछाया जाएगा, जिसकी मदद से इंडिया को यूरोप के साथ में कनेक्ट किया जाएगा। व्यापार को आसान बनाने के लिए और सस्ता बनाने के लिए हम इस ट्रेडिंग फैसिलिटी को बना रहे हैं, इस कॉरिडोर को बना रहे हैं, जिससे कि जो पूरे महीने शिप को लाने और ले जाने में समय निकलता है, जो तेल बर्बाद होता है, कई बार रास्ते में लूटपाट होती है और इसी वजह से हमारा एक भारी नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने के लिए इस शॉर्टन कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, जिससे कि एक प्रोडक्ट को ले जाने में जो 25 से 30 दिन का समय लग रहा है, उसे कम करके 10 से 15 दिन पर लाया जा सके। भारत की रणनीतिक महत्व, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया की अगर हम बात करें तो देखो, अगर यूरोप की तरफ से नजर डालें तो भारत के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है यूरोप, जो इंडिया में पसंद किया जाता है, लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं और यूरोपियन मार्केट इंडिया में काफी अच्छे लेवल पर चलता भी है। आपको पता होगा करंट में 2023-24 का डेटा कहता है कि इंडिया और यूरोप के बीच में 137.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया गया है, जो कि तब किया गया है जब हमारा रास्ता काफी कठिन है। एनर्जी सिक्योरिटी, हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का हिस्सा कौन बनेगा? ये कॉरिडोर बनेगा, क्योंकि इसमें मदद कर रहा है मिडिल ईस्ट कंट्री। वहीं पर डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में अभी मैंने आपको बताया किस तरह से भारत यूरोपियन कंट्रीज को अपने साथ कनेक्ट करना चाह रहा है, जिसके लिए ब्लू सी केबल लाइंस को बिछाया जा रहा है। स्ट्रेटेजिकली जो सपोर्ट है या फिर फायदा है वो क्या है? सबसे पहली चीज, भारत और यूरोप की जो बीच में कड़ी का काम कर रहा है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज कर रहे हैं। यानी कि अगर इंडिया को यूरोप से जोड़ेगा तो कौन जोड़ेगा? मिडिल ईस्ट कंट्री जोड़ेंगे। और अगर हम मिडिल ईस्ट कंट्री की मदद से इस कॉरिडोर को पूरा कर लेते हैं तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा BRI इनिशिएटिव्स के लिए, जो कि चाइना के द्वारा चलाया जाता है।
चलिए अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो इंडिया के पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होंगी। सबसे पहली चीज, यूरोप का जो मार्केट है वो वहां तक पहुंचना आसान हो जाएगा और चीजें हमारे देश में सस्ते रूप में या फिर कम अमाउंट के साथ आ पाएंगी। साथ में व्यापार तेज हो जाएगा, हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे, ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ा पाएंगे। साथ में डिजिटल हब के रूप में भारत खुद को स्थापित कर पाएगा। अगर पूरे ओशियनिक रीजन के नीचे इंडिया ने अपनी डिजिटल कनेक्टिविटी को फैला दिया, ऑप्टिकल फाइबर को फैला दिया, तो इस बात को प्रदर्शित करेगा कि इंडिया खुद एक डिजिटल हब है जो खुद से अपनी खुद को डिजिटलाइज करने के लिए कैपेबल है। वहीं पर अगर हम सप्लाई चेन की बात करें तो उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए रेड सी एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बड़ा रिस्क है, जो कि मैंने आपको बताया अभी तक। एक पतली सी नेक है जहां पे कई बार महीनों तक कई दिनों तक शिप्स फंसे रहते हैं। ये वही रीजन है जहाँ पे कई सारे गरीब कंट्रीज भी रहते हैं और वो इस शिप की लूटपाट भी करते हैं। कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, कई बार शिप्स आपस में टकरा जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है और इस तरह से ये सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं और उसका सीधा असर इंडिया के बाजार पर देखने को मिलता है। जो पॉलिटिकल लीवरेज इन सेटिंग ट्रेड एंड नॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे भारत कई सारे अपने मानकों को भी तय करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। यानी कि व्यापार के जो मानक हैं, पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे भारत उस कॉरिडोर के लिए वो भी तय करने वाला है, जिसकी वजह से एक लीडर के तौर पर सामने भारत देखने को मिल सकता है। चलिए अब देखेंगे कि इस कॉरिडोर के इतने सारे फायदे होने के बाद भी वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि हमें फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहली चीज, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अनस्टेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है? मिडिल ईस्ट कंट्री में है, गाजा वार चल रहा है, सऊदी अरेबिया इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जॉर्डन इजराइल रिलेशंस इस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, साथ में फिलिस्तीनी रीजन आपका डिस्टर्ब चल रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा गल्फ रीजन इस समय पर अनस्टेबल है। और ये एक बड़ा हमारे बीच में कोर पॉइंट है जहां से इस कॉरिडोर को लेकर जाना है। इकोनॉमिकली राइवलरीज यानी कि इकोनॉमिकली जो प्रतिद्वंदता चल रही है, कंपटीशन चल रही है, किसके बीच में? सऊदी अरेबिया एंड यूएई के बीच में। क्यों? क्योंकि दोनों ही लॉजिस्टिक के हब हैं और भारत के साथ में बिजनेस कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बड़ी कमी है जिसका कारण है रेलवे नेटवर्क, हमारे पोर्ट्स, ये सभी अभी इतनी कैपेसिटी नहीं रखते हैं कि अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। सिक्योरिटी का भी एक बड़ा रिस्क है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यमन में, लेबनान में, सीरिया में, जो कि इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए यहाँ पर उसको करने से रोक रहा है। गाइस, ये है वो क्षेत्र जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, रेड सी वाला ये रीजन जहां से हम लोग यूरोपियन कंट्रीज के साथ में अपना बिजनेस करते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ में बिजनेस करते हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से हमारा ऑयल सप्लाई किया जाता है, ऑयल शिप सप्लाई किए जाते हैं। ये है गाजा जिसका इजराइल के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कि अपने एकदम आसपास का रीजन है। ठीक, करंट कंडीशन की तरफ नजर डालें तो हम लोगों को ईस्टर्न कॉरिडोर पर फोकस करना चाहिए क्योंकि इसे बनाना आसान होगा। वेस्टर्न कॉरिडोर अभी कॉन्फ्लिक्ट में है, तो इसके लिए हमको कुछ रास्ते निकालने होंगे, हमें इंतजार करना होगा इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के शांत होने का। भविष्य का रास्ता क्या है कि हमें पहले प्रायोरिटी देना चाहिए ईस्टर्न लेग को, हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना चाहिए और साथ में एनर्जी डिप्लोमेसी पर फोकस करना चाहिए। भारत और यूरोप के कई सारे ऐसे टर्मिनल्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं जिससे कि इस कॉरिडोर को पूरा किया जा सके और साथ में हमको अपने जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को भी बेहतर करना होगा, जिससे कि जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते नहीं हैं, उनके अलावा हमारे पास ऑप्शनल कंट्रीज और उनके पोर्ट्स होने चाहिए जिससे कि इस कॉरिडोर को पूरा किया जा सके। इसी के साथ साथियों, एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। बोला जा रहा है इंडियन मिडिल ईस्ट ईस्टर्न लेग में कौन सा मार्ग शामिल है? आपको बताना होगा। आपका ऑप्शन है हाइफा, ग्रीस, इटली से हम यूरोप पहुंच रहे हैं, इंडिया के वेस्टर्न पोर्ट से यूएई जाएंगे, यूएई से सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड फिर हाइफा जाएंगे, वहीं पर ईरान से टर्की जाएंगे, टर्की से यूरोप जाएंगे। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि पहले हम चाइना जाएंगे, फिर चाइना से पाकिस्तान जाएंगे और फिर सेंट्रल अमेरिका, एशिया जाएंगे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा और जिसका भी आंसर सही होगा उसको थंब करने मैं खुद आऊंगी।